को लगा होगा कि शायद इजराइल को सपोर्ट करने से आने वाले 2024 के चुनाव में ध्रुवीकरण होगा और उससे उनका लाभ होगा, जबकि हमने पहले ही कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। शायद यही बात अगर मोदी जी अपने साथियों से सलाह कर लेते, विदेश मंत्रालय से सलाह कर लेते, तो आज जो भारत की जो बदनामी हुई है पूरी दुनिया में, आज जो प्रधानमंत्री के स्तर में गिरावट आई है कि भारत ऐसे देश का प्रधानमंत्री विदेश जो पॉलिसी है उसको किनारे करके, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, जो अटल जी ने किया, जो आडवाणी जी ने किया, जो इंदिरा जी ने किया, जो मनमोहन सिंह जी ने किया, उससे हटकर उन्होंने जो बयान दिया, आज उनको ही मुंह की खानी पड़ी। और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए या उनके कार्यालय को देश के लोगों से क्षमा याचना करने की आवश्यकता है कि उन्होंने परंपरागत जो विदेश नीति थी उसके खिलाफ जाके जो है उन्होंने काम किया और पूरे देश में जो है भारत की बदनामी। इजराइल फलस्तीन के मुद्दे के बाद से आगे आने वाले 2024 के चुनावों में सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ाई एक अहम मुद्दा है, तो क्या विपक्ष अब जातिवाद से हटके आतंकवाद के मुद्दे पर वोट मांगेगा? देखिए, आतंकवाद का न कभी किसी ने समर्थन किया है और न करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद जो है वो जातिवाद, धर्मवाद इससे ज़्यादा भयानक है। और हमने देखा है कि जब जब आतंकवाद बढ़ा है तो इसमें कोई हिंदू और मुस्लिम का प्रश्न नहीं आता है। हमने देखा कि पाकिस्तान ऐसा देश जो है, जब उनके लोगों को अधिकार नहीं मिला तो वहाँ के जो लोग थे, जिनको आप कोई मिलिटेंट कहता है, कोई देश प्रेमी कहता है, कोई जो है लैंड के लिए लड़ने वाले लोग जो है बहादुर कहता है, वो पाकिस्तान टूट गया। आतंकवाद से आज पाकिस्तान जूझ रहा है। वो उसको दूसरे देश को अब अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से ही इतना खोखला हो गया है कि पाकिस्तान की जनता आज आटे के लिए और दाल के लिए सड़कों पर उतरी है, क्योंकि उन्होंने जिनको पाला पोसा, जिनको बड़ा किया, आज वही लोग जो है उनके लिए खतरा बन गए हैं। इसलिए भारत हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो लेबनान हो, सीरिया हो, ईरान हो, अमेरिका हो, ये सारे देश जो है आज यही स्थिति जो है आतंकवाद के ही कारण, जो गाजा पट्टी थी, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आप सबको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 48 में यूएनओ में एक प्रस्ताव आया था, और यूएनओ में ये प्रस्ताव आया था कि जो देश के इजराइल के लोग हैं, इजरायली लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं फिलिस्तीन में शरण देने के लिए कुछ जगह देनी चाहिए। और उस समय यूएनओ के प्रस्ताव के मुताबिक जो है करीब 45% जो है वो जगह इजराइल को गई, 55% जगह जो है वो फिलिस्तीन को गई। लेकिन आतंकवाद के चलते उसमें फिर हिजबुल्लाह जैसे लोग शामिल हो गए लेबनान से, और उसमें फिर जो हमास के लोगों ने किया, अभी हमास के रोल पे बहस हो सकती है, उसमें हमास के रोल पर क्रिटिसिज्म हो सकता है, क्योंकि आज ही मैं देख रहा था सुबह टीवी, तो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फिलिस्तीन। वो सारे फिलिस्तीन के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसलिए अगर किसी एक संगठन ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया और वो संगठन उसके देश में है, तो आप पूरे देश को तबाह कर देंगे, ये निंदनीय है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी आज इस बात को दोहराया है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री से कहा है कि गाजा पट्टी फौरन खाली करने की आवश्यकता है। गाजा पे अगर कब्जा होगा तो दूरगामी परिणाम इसके निकलेंगे, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध नहीं है, हम तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग फलस्तीन का समर्थन करना चाहते हैं, सड़कों पर उतरना चाहते हैं, उनको भी मुंबई पुलिस रोक रही है। देखिए, ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन और फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, ये देश के कानून में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका क्लियर उल्लेख किया है। तो आज फिलिस्तीन के समर्थन में उतरने वाले लोगों को इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर कोई परमिशन, मैंने देखा कि कल कोई कम्युनिस्ट पार्टी या क्रांतिकारी पार्टी दादर में कोई मोर्चा निकालना चाहते थे, जो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाके जिसने परमिशन मांगी थी उसको पुलिस ने 23 घंटे जो है वो पुलिस स्टेशन में, तो ये निंदनीय है, ये हम लोग कंडेम करते हैं। और ये सरकार जो है वो तानाशाही की तरफ जो है वो जा रही है, तानाशाही के तरीके से। हमारे ही नहीं, आपने देखा पिछले दिनों न्यूज़ मीडिया के लोगों को गिरफ्तार किया गया है,
उनका कोई कसूर नहीं है, जो सच्ची बात है वो दिखा रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है वो भारत देश का जो संविधान जो चौथा स्तंभ है उसको भी बर्बाद करना चाहती है। सच्चाई आप लोग देश की जनता के सामने ना ला सकें, इसलिए आपको भी दबाया जा रहा है, आपके ऊपर भी जुल्म और ज्यादती की जा रही है। जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग सरकार की नीतियों पे कटाक्ष कर रहे हैं, आज उनको भी जेलों में डालने का, यानी विपक्ष को पूरी तरीके से जिस प्रकार से जर्मन में हुआ, हिटलर ने जो किया कि किस प्रकार से, यही हिटलर ने आज मोदी जी जर्मन के समर्थन में उतरेंगे, लेकिन यही जर्मन के लोगों ने, इसी हिटलर ने वहाँ के इजराइल के लोगों को, पारसियों को उनके वस्त्र उतारकर गैस चैम्बर में डालकर उनको मारने का काम किया। तो देश जो है वो तानाशाही से नहीं चल सकता है। मुझे विश्वास है कि देश की जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और देश के जो प्रेस है वो सब इसके खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। कोई तानाशाह बहुत दिन तक नहीं रह पाया है। मुझे लगता है भारत के ये नए तानाशाह भी बहुत दिन तक नहीं रहेंगे। 2024 में परिवर्तन होगा और देश में पूरी तरीके से न्याय, जनतंत्र और ईमानदार सरकार आएगी। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। शरद पवार जी ने कुछ दिनों पहले फलस्तीन इजराइल के मुद्दे पर बात करते हुए साफ किया है कि भारत सरकार को एक कॉमन स्टैंड लेने की जरूरत है देशवासियों की तरफ से ग्लोबल लेवल पर। एनसीपी का क्या स्टैंड है पैलेस्टीन और इजराइल को? देखिए, 3 दिन पहले हमारी और पवार साहब की इस विषय पे बात हुई, लघु चर्चा हुई भाई चौहान में, और उसी का परिणाम कहें कि कल भी उन्होंने हमारी जो मुंबई का कार्यक्रम था जिसमें राखीताई यादव को नया अध्यक्ष मुंबई का घोषित किया हम लोगों ने, उसमें भी पवार साहब ने उनके भाषण के बाद जो है वो मुद्दा उठाया उन्होंने आकर, और उन्होंने कहा कि हमेशा जो है वो देश जो है वो फिलिस्तीन के साथ रहा है और पर्टिकुलर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी है। गाजा पट्टी में जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़ी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति या धर्म के लोगों के साथ खड़ी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देश की पॉलिसी के अनुसार जिन लोगों पे जुल्म हुआ है, जो मजलूम हैं, इंसानियत के नाम पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है।